प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं भी सुजीत तिवारी। इस रिवीजन सीरीज में आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 के लास्ट टाइम का रिवीजन करा रहा हूं। आज का जो सेशन है वो एक्चुअली मिक्स क्वेश्चनों का सेशन है। उसके बाद हम कल से इकोनॉमिक सर्वे और बजट के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद साइंस टेक पे आएंगे। तो आइए आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली साइंस टेक का प्रश्न है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS 6 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 जो भेजा गया था वो महत्वपूर्ण था, हाल ही में भेजा गया था, तो इसलिए यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं आप इसको लेकर के कितने तैयार हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी अवलोकन मिशन, इसी को कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इस मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब PSLV द्वारा भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। भू समकालिक कक्षा। सेकंड है कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री कार्बन अपटेक, हानिकारक अलगल ब्लूम अलर्ट और जलवायु अध्ययन की दैनिक निगरानी में बेहतर सटीकता प्रदान करने की उम्मीद है। तो इसे पता चलता है कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 लॉन्च किया गया है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इससे समुद्र से जुड़े हुए बहुत सारे चीजों के बारे में निगरानी में हमें सटीकता मिलेगी। थर्ड, उपग्रह में समुद्र के रंग, समुद्र की सतह और पानी के नीचे का तापमान और समुद्र की सतह की हवाओं की समवर्ती मापन करने की क्षमता होगी। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब भाई आप लोगों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लास्ट टाइम में आप लोगों ने रिवाइज जरूर किया होगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जब आपने पढ़ा होगा, देख लीजिए यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी EOS सैटेलाइट होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, वो पृथ्वी की कक्षा पे ऐसे सटीकता के साथ लगाए जाते हैं जो पृथ्वी के साथ एक किसी लोकेशन पर अपने अवस्थिति को अस्थायी कर देते हैं। मतलब कि उनकी जो घूमने की गति होती है वह पृथ्वी की गति के समान हो जाती है। इसीलिए वो किसी एक जगह पर जहां पर वो फोकस बनाते हैं, जहां का वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, हमेशा उनकी उपस्थिति वही रहती है। तो अब देखिए यहां पर एक उपग्रह है जो यहां से इस पूरे रीजन को, यहां तक को देख रहा है। अब ये लगातार यही देख रहा है। पृथ्वी अगर मूव कर रही है तो उसी के मूवमेंट के साथ यह भी मूव कर रहा है और उतनी ही डिग्री के एंगल के साथ और उसी स्पीड से मूव करता है जिस स्पीड से पृथ्वी मूव कर रही है। तो ऐसे में जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं वो जिस लोकेशन पे लगाए जाते हैं उस लोकेशन की 24/7 हमेशा वहां पर उसकी उपस्थिति बताते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तो आपने देख लिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। ये देखिए ये हमारा इंडिया का जो EOS 6 है, ये उसको मिशन का ये फोटो है। अब आते हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली। अब आप लोगों ने इसका आंसर भी निकाल ही लिया होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि आपका आंसर कितना सटीक था। आइए देखते हैं। देखिए ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 है, ये समुद्र की बेसिकली महासागरों की निगरानी करने के लिए और उसी के लिए तीसरी पीढ़ी का, ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड जनरेशन का भारतीय उपग्रह है, जो कि मुख्य उद्देश्य क्या है, EOS 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भारतीय जो महासागर के क्षेत्र हैं, चाहे वो इंडियन ओशन हो, अरबियन सी हो या फिर बंगाल बे ऑफ बंगाल है, इस क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ये तीसरी पीढ़ी के उपग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। और
इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसरो ने किया है। किसके साथ मिलकर के? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर। यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्र से जुड़े हुए जो भी अध्ययन होते हैं उसका अध्ययन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास। इसीलिए जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स पाए जाते हैं या उसको अन्वेषण करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? समुद्र से अगर कोई धातु निकालने हैं, कुछ भी खोजना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। तो इसरो और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों ने मिल करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, EOS 6 को। तो ये याद रख लेना है आप लोगों को। अगला कि इसको किससे उड़ाया गया है? तो PSLV XL, PSLV का जो अपग्रेडेड वर्जन है उससे उड़ाया गया है। और यह PSLV की कौन उड़ान थी? इसकी 56वीं उड़ान थी। ठीक है, PSLV की ये 56वीं उड़ान थी। लेकिन जो PSLV की जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो एक्सेल है, उसकी 24वीं उड़ान थी। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि 56वीं भी नहीं याद रखना है कि ये, लेकिन भेजा किसे गया है? PSLV से भेजा गया है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। साथ ही इस उड़ान में मतलब EOS 6 जब उड़ाया गया था PSLV से, PSLV 56 से, तो एक्सेल से, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपग्रह इसके साथ प्रक्षेपित किए गए थे। उसी में से एक उपग्रह था ओशनसैट 3 भी था। ठीक है, इन सब का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ओशनसैट या इसको लेकर के कि समुद्र में जो मत्स्य संसाधन प्रबंधन है या महासागर कार्बन में जो भी समस्याएं आती है, महासागर में जो कार्बन का अपटेक है, कार्बन कितना महासागर में जा रहा है, इसकी जानकारी, या जो अलगी ब्लूम फैल जाता है महासागरों में, अलगी बहुत अधिक संख्या में अगर महासागर में कहीं अलगी फैल गई, कितना उसका मात्रा है, कितनी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इन सब की अगर निगरानी करनी हो या फिर जलवायु का अध्ययन करना हो, तो इन सभी के बारे में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 है ये हमें इसकी जानकारी दे देगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि कोई भी सैटेलाइट, जैसे ये जो सैटेलाइट है ये समुद्र का रंग बता देगा, समुद्र की सतह का तापमान बता देगा, समुद्र की सतह की हवाओं का दिशा बता देगा, लेकिन समुद्र के सतह के नीचे का तापमान बताने की स्थिति में सैटेलाइट ये नहीं है। यह पानी के नीचे समुद्र के तापमान को बता नहीं। तो समुद्र के नीचे का टेम्परेचर कितना है इसको मापने के लिए हमें सोनार जैसे कोई सिस्टम को यूज करना होता है। उसके लिए सैटेलाइट समुद्र के नीचे के टेम्परेचर को माप नहीं सकते। ठीक है, तो यह अगर स्टेटमेंट कहीं आपको मिल जाए तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं, समुद्र के सतह के नीचे का तापमान, पानी के नीचे के तापमान को मापने की बात, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह पृथ्वी अवलोकन मिशन को ध्रुवीय PSLV से छोड़ा गया, ये सही है। भू समकालिक कक्षा में नहीं बल्कि इसमें ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा गया है। यहां देखिए इसका कहीं लिखा होगा आपको कि यह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह ध्रुवीय कक्षा में है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और इससे समुद्र की जानकारी, हानिकारक बुक, मतलब बाकी समुद्र के बारे में सभी जानकारी इससे हमें मिल जाएगी, लेकिन समुद्र में सतह के नीचे के तापमान की जानकारी हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 से पता नहीं चलेगी। तो यहां फिर से आपको दोहरा देता हूं, आपकी जो जानकारी है वो अपडेट हो जानी चाहिए और आगे अब आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न बने आपको आना चाहिए। पहला, यह तीसरी पीढ़ी का भारतीय उपग्रह था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6। अगला, कि इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया था, PSLV से लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र में जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको अपडेट रहेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एजियन सागर के बारे में। अब भाई आप लोगों की मैपिंग का तैयारी कितना है ये आप लोग आज बताने वाले हैं। देखिए एजियन सी के बारे में आपकी तैयारी कैसी है। यह सागर अनातोलिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में स्थित। अब अनातोलिया को आप सभी जानते हैं कि अनातोलिया एक्चुअली जो टर्की का प्रायद्वीप है, तुर्की का जो प्रायद्वीप है उसी को अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है,
और बाल्कन प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ये आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो बाल्कन पेनिनसुला बेसिकली जो कि युगोस्लाविया का जो रीजन है उसके रीजन में जो यूएसएसआर से टूट करके जो देश बने थे वो जो युगोस्लाविया के रीजन में बने थे, मतलब कि भूमध्य सागर से जस्ट उत्तर पूर्व की ओर जो देश अवस्थित है और इटली के पूर्व की ओर, उन देशों को बाल्कन द्वीप कहा जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है वहां पर। तो इनके बीच में अवस्थित है एजियन सागर। अगला, एजियन सागर में खाड़ी प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। एजियन सागर में कैसी जलवायु है, खाड़ी प्रकार की। तीसरा, डॉर्डोनेल्स जलडमरू मध्य, अब ये एक नाम है, यह एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। अब ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गए। सपोज करिए कि सेम यही क्वेश्चन अगर आपके साथ यूपीएससी ने पूछती तो क्या आप उस स्थिति में हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दे सकें? अगर है तो बेटर है, नहीं है तो फिर आइए आज के बाद से अब आप ये नहीं भूलेंगे कभी, ठीक है। तो पहला देखिए, ये है एजियन सी, ये आप लोगों को एजियन सी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए इसका मैप देखिए, यहां पे टर्की है, टर्की है तो ये अनातोलिया, यहीं पर अनातोलिया प्रायद्वीप है, ठीक है। तो टर्की में अनातोलिया प्रायद्वीप हो गया। और इधर देखिए ग्रीस, मैसेडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये वही देश हैं। इन सभी देशों को क्या कहा जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप। इनको क्या कहा जाता है, बाल्कन देश, बाल्कन देश। तो एजियन सी किसके बीच में है, अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया प्लेट्यू और बाल्कन कंट्रीज के बीच में स्थित। और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह अनातोलिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में स्थित है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान यह रखना है कि यहां देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में एक सागर है और उस सागर का नाम है सी ऑफ मरमरा। तो काला सागर को एजियन सागर से जो सागर जोड़ता है उस सागर का नाम क्या है, सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है। कुछ और सागरों के नाम जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानने ही चाहिए, जैसे यहां पर एक है सी ऑफ क्रेट, एक यहां पर क्रेट आइलैंड है, क्रेट आइलैंड के नाम पे सी ऑफ क्रेट का नाम पड़ा है। बेसिकली यह भूमध्य सागर में स्थित एक सागर है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में स्थित एक सागर है। ये सभी जैसे एजियन सी भी जो है यह भी भूमध्य सागर में स्थित ही एक सागर है। तो भूमध्य सागर में स्थित एक सागर है सी ऑफ क्रेट। उसी तरीके का एक और सागर है आयोनियन सी, यह भी भूमध्य सागर में स्थित एक सागर है। तो ये सब जो भूमध्य सागर में अंदर जो सागर है यह आप लोग एटलस में आज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। अब आइए, आपकी जानकारी, आपने यहां प्रश्न देख लिया होगा, आपने खुद का उत्तर भी सोच लिया होगा। अब आइए देख लेते हैं आपका उत्तर कितना सटीक है। देखिए अनातोलिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में यह स्थित है, ठीक है। और तुर्की और ग्रीस के बीच में अगर देश का नाम लिया जाए तो देश यहां पर कौन कौन से हैं, इधर देखिए यहां पर ग्रीस है और यहां पर देखिए टर्की है। तो इन देश का अगर सिर्फ नाम दिया जाए तो ग्रीस और टर्की इन सब देशों के साथ भी है, तो ग्रीस और टर्की। और अगर प्रायद्वीप का नाम लिया जाए तो बाल्कन पेनिनसुला और इधर अनाटोलिया पेनिनसुला, ठीक है। चलिए, अब इजियन सागर में कौन कौन से द्वीप स्थित है, तो इस सागर में भी कुछ द्वीप हैं, उत्तरी इजियन द्वीप, पश्चिमी इजियन द्वीप। हालांकि ये नाम अगर आपको याद नहीं भी रहेंगे तो चलेंगे, क्योंकि इजियन सागर के आइलैंड्स के बारे में कम से कम यूपीएससी हाल में नहीं पूछेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है पिछले साल के ट्रेंड्स को देख करके। ध्यान ये रखना है कि इजियन सागर जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है। क्यों भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है, क्योंकि यहां पर यह भूमध्य सागर से सटा हुआ है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है भाई, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है वहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। और शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण वहां पर खट्टे फलों, खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है, जो कि जाड़े में जिनको पानी मिल सके। तो ये सब आप लोगों को जानना है कि जलवायु
कैसी होती है, किस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है कि यहां पर जाड़े में वर्षा होती है और यहां आसपास खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, जैसे अंगूर। इस क्षेत्र में अंगूर बड़े पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इजियन सागर में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। इसका मतलब कि यहां पर खाड़ी जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, जो पश्चिमी तुर्की और ग्रीस में भी अनुभव किया जाता है। यहां यह ध्यान रखना है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य ये इजियन सागर को क्रमशः काला सागर और मरमरा सागर से जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर इजियन सागर को काला सागर से कौन जोड़ता है, तो वो होता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और इजियन सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है, तो डार्डानेल्स स्ट्रेट। अब यहां देखिए इजियन सागर को काला सागर से जोड़ने वाला बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको दिख जाएगा यहां पर। इजियन सागर को काला सागर से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, ये सी है, लेकिन अगर स्ट्रेट की बात करें तो ये स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये दोनों आप नाम याद कर लीजिए, बॉस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य। ठीक है, फिर है कि इजियन को मार्तोआन सागर और थ्रेसियन सागर में विभाजित किया गया है और यह अफ्रीकी और यूरेशिया टेक्टोनिक पथराव पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के भूमध्य सागर क्षेत्र में सबसे भूकंपीय रूप में सक्रिय क्षेत्रों में से एक बनाता है। तो इतना जो अगर हमने जानकारी प्राप्त कर ली इजियन सागर के बारे में, विशेष रूप से अगर आपने ये जान लिया कि इजियन सागर की अवस्थिति क्या है, उसके आसपास के कंट्री कौन से हैं, भूमध्य सागर से सटा हुआ है, उसके आसपास के आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता कौन सा है, सी ऑफ मरमरा। तो ये सब चीजें अगर आप जानेंगे तो प्रश्न यहां से जो भी आएगा आपसे बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को लेकर के चिंता नहीं करनी है। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन अब आपको आता है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पे कि खाड़ी प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, ये तो गलत हो गया। अनातोलिया और बाल्कन के बीच में सही है, और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य इजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जिसका मतलब सी सही है और दूसरा गलत। चीजें क्लियर हो गई। अब अगर आपको इजियन सागर से जो भी प्रश्न बनेगा, कभी भी बनेगा, तो वो आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि अब आप लोगों का ये लास्ट रिवीजन जो चल रहा है, इसमें आप लोगों को अब आगे से दोबारा फिर से ये टॉपिक पढ़ने को ना पड़े। अब आते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। देखिए, ये प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लगातार चर्चा में रहता है कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स का सर्वेक्षण कैसा चल रहा है, लेबर फोर्स की स्थिति क्या चल रही है, वहां पर कितना जो जॉबलेस है, जॉबलेस की स्थिति है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी कौन देता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसीलिए यह सर्वे काफी चर्चा में है। अब आते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के कम समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगा। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, एक व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है यदि उसने पिछले सप्ताह के दौरान एक दिन भी काम नहीं किया था, लेकिन वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत काम के लिए उपलब्ध था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उस व्यक्ति को बेरोजगार मानता है जिसने कि पिछले एक सप्ताह के किसी दिन भी काम नहीं किया, लेकिन वह काम मांग रहा था, उसके बावजूद उसे पिछले सप्ताह के 7 दिनों में से किसी भी दिन काम नहीं मिला, उसे बेरोजगार माना जाता है। ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का यह सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा लॉन्च किया गया। अब कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों ने इकोनॉमी खूब पढ़ा होगा, इकोनॉमी में इसको बार बार पढ़ा होगा। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अब कितना आपको आता होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये आपने पढ़ा जरूर होगा। तो प्रश्न अगर यहां से बनता है तो ऐसा ही बनेगा। अब आप कितने तैयार हैं अपने आप को जज कर लीजिए, इसका आंसर सोच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। चलिए, यहां देखिए कि भारत में जो पिछले साल का जो लास्ट महीना चलने लगा था, उस दौर तक आते आते बेरोजगारी दर, चूंकि बेरोजगारी दर कोविड-19 के कारण में काफी बढ़ी थी, उसके बाद लगातार घट रही थी, तो यही घट रही है। वर्तमान में भी लगभग इसी के आसपास बेरोजगारी दर है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ है।
अब ये PLFS जो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यह रोजगार और बेरोजगारी दोनों के बारे में दो प्रमुख उद्देश्य हैं इसका, उसके साथ डिजाइन किया गया है। पहला कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के कम समय के अंतराल में श्रम बल की भागीदारी और रोजगार की स्थिति। तो इसका मतलब है कि PSLF जो है, PLSF जो है, FS जो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है, वह दो उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया गया है। पहला कि वर्तमान सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कैसी है, और दूसरा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य रूप से बेरोजगारी की स्थिति कैसी है साप्ताहिक स्तर पर। ठीक है, अब यह भी बताता है, इसका दृष्टिकोण क्या है भाई, कि किस व्यक्ति को बेरोजगार मानता है। कहता है कि अगर पिछले सप्ताह में किसी व्यक्ति ने 1 घंटा भी अगर वो काम करना चाहता था और फिर भी उसे 1 घंटा भी रोजगार नहीं मिला, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। एक दिन नहीं, 1 घंटा। पिछले सप्ताह में अगर किसी व्यक्ति ने 1 घंटा भी काम नहीं किया और वो काम करना चाहता था, तो उसे बेरोजगार मानता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, तो दिन वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 7 दिनों के आधार पर बेरोजगारी का मापन करता है, पिछले 7 दिनों में किस व्यक्ति को 1 घंटे रोजगार मिला कि नहीं मिला। ठीक है, फिर यह है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO है, यह NSO लगातार इसको अप्रैल 2017 से लगातार इसको जारी कर रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी कौन करता है, तो NSO जारी करता है। कितने दिनों का ये बेरोजगारी दर मापता है, तो पिछले 7 दिनों के आधार पर बेरोजगारी दर का डेटा देता है। बेरोजगार किसको मानता है, जिसको पिछले 7 दिनों में 1 घंटा भी काम नहीं मिला, उसे बेरोजगार मानता है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए भी अलग से डेटा निकालता है और शहरी और ग्रामीण दोनों का मिक्स एक अलग डेटा निकालता है। ठीक है, तो यहां पर 2 इसके पैमाने हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे। आ जाए तो इसका उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के कम समय अंतराल में, तो केवल शहरी नहीं बल्कि एक शहरी और ग्रामीण दोनों का मिक्स करके डेटा निकालता है, तो केवल शहरी नहीं। दूसरा कि बेरोजगार किसे मानता है, कि पिछले सप्ताह के दौरान 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 1 सप्ताह में 1 घंटा भी काम नहीं किया, तो उसे बेरोजगार मानता है। तो दूसरा भी गलत। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अब आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो करने की स्थिति में होंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि 50,000 साल बाद हरा धूमकेतु पृथ्वी के करीब दिखाई दिया। इस संदर्भ में धूमकेतुओं के बारे में निम्नलिखित अध्ययन। हरा धूमकेतु का फोटो ये है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये धूमकेतु है जो कि पृथ्वी की कक्षा से जब गुजर रहा था तो हरे रंग का चमक रहा था, और इसकी विशेषता क्या है कि यह पृथ्वी की कक्षा में कितने समय के बाद आता है, 50,000 सालों के बाद। ये हरा धूमकेतु तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 50,000 सालों के बाद आ रहा है, तो ये सबकी नजर इस पर है। पूरे विश्व के जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं वो सभी इसी को देख रहे हैं। 50,000 साल बाद कोई धूमकेतु पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है, और वो भी एक स्पेशल कलर के साथ, हरे रंग के कलर के साथ। अब तो धूमकेतुओं के बारे में प्रश्न पूछा जाना लाजमी है, पूछा जा सकता है। हरा धूमकेतु दीर्घ अवधि वाले धूमकेतुओं की श्रेणी में आता है, जिन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में 200 वर्ष से अधिक का समय लगता है। अब प्रश्न कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी दीर्घ अवधि वाले धूमकेतु होते हैं, उन दीर्घ अवधि वाले धूमकेतु का एग्जाम्पल उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर वो सूर्य की परिक्रमा करने में 200 साल से अधिक का समय लगाते हैं तो उन्हें दीर्घ अवधि वाला धूमकेतु माना, और अगर वो 200 साल से कम का समय लेते हैं तो उन्हें लघु अवधि वाला धूमकेतु माना। ठीक है। सेकंड, इसकी अत्यधिक अंडाकार कक्षा है। यह धूमकेतु वापस ऊंट बादल की ओर जाएगा और अगली उपस्थिति बनाएगा। तीसरा, हेली धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर नियमित 76 वर्ष की यात्रा होती है।
ये एक अगले धूमकेतु की बात की जा रही है कि एक और धूमकेतु है जिसका नाम है हेली धूमकेतु। वो वापस 76 वर्ष के बाद सूर्य के चारों ओर नियमित रूप से घूमता है। इसका मतलब कि 76 वर्ष के बाद पृथ्वी के आसपास दिखाई देता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है। अब आप लोगों ने अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा, मंथली मैगजीन पढ़ी होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें इसकी चर्चाएं जरूर पढ़ी होंगी। आइए देखते हैं। अब आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या। पहले तो ये हरा धूमकेतु देख लीजिए। धूमकेतु ऐसे हो, और धूमकेतु जो रियल होते हैं ये देख लीजिए। ये धूमकेतु है, ये चट्टान है, चट्टान दिख रहा है। और ये जब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो यह जल रहा है, और चूंकि बहुत स्पीडली गति कर रहा है तो इसका जलता हुआ भाग पीछे की ओर दिख रहा है। तो ये है धूमकेतु। धूमकेतु आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब यहां देखिए कि हरा धूमकेतु लंबी अवधि की धूमकेतु की श्रेणी में आता है, तो ये एक सही बात है। और लंबी अवधि के धूमकेतु उन्हें माना जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 200 वर्ष से अधिक का समय लगा। यह भी जानकारी हो गई आपको। अत्यधिक अंडाकार कक्षा, मतलब जो भी ग्रह या उपग्रह या धूमकेतु जो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो बहुत अधिक अंडाकार कक्षा में ही लगाते हैं। गोलाकार कक्षा में यूजुअली कोई लगाता नहीं है, सामान्य रूप से अंडाकार कक्षा में लगाते हैं। तो ये धूमकेतु भी, यह हरा धूमकेतु भी सूर्य का चक्कर अंडाकार कक्षा में लगाता है, लेकिन इसका जो अंडाकार कक्षा है वह अत्यधिक अंडाकार कक्षा, मतलब बहुत ही बड़ा कक्षा है। तभी तो इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 200 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। और फिर ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये धूमकेतु ऊट क्लाउड का मतलब होता है कि पृथ्वी की जो बाह्य कक्षा है उस कक्षा में जो धूल कण होते हैं, जो बादल जैसे दिखते हैं, उन्हें हम ऊट क्लाउड कहते हैं। तो ये उन ऊट क्लाउड के साथ, ऊट क्लाउड मतलब ये भी एक प्रकार का तो ऊट क्लाउड ही है, धूल कण ही है। और यह धूल कण पृथ्वी की बाहरी कक्षा से होते हुए वापस निकल जाएगा, ठीक है? और फिर लगभग 50,000 साल के बाद वापस पुनः पृथ्वी की ओर वापस आए। तीसरा कि कई सालों के बाद इस धूमकेतु को पृथ्वी, अब ये चूंकि इनकी कक्षाएं बहुत लंबी होती हैं इसीलिए इनको लगातार नहीं देखा जाता है। इनको 1000 साल, 2000 साल, या छोटे बड़े हैं तो 10 साल, 20 साल, 15 साल, या फिर तो लंबे कक्षों के बाद में देखा जाता है। उसी प्रकार के जो हेली धूमकेतु है ये नियमित 76 वर्ष के बाद पृथ्वी की कक्षा में वापस आता है, पृथ्वी के निकट आता है। तो हम हेली धूमकेतु को 76 वर्षों में एक बार अवश्य देख लें, ठीक है? अब आइए प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ये दीर्घावधि वाले होते हैं और 200 वर्ष अधिक समय लगाते हैं, तो सही है। अत्यधिक अंडाकार होते हैं, ऊट बादल की ओर से जाते हैं, सही है। हेली धूमकेतु नियमित 76 वर्ष की यात्रा करता है, सही है। तो इसका मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अब मुझे लग रहा है कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप लोग इसको बताने की स्थिति में होंगे ना? ठीक है, देखिए मैं खुद से कंफर्म कर लेता हूं कि आप लोग होंगे। मैं सपोज कर लेता हूं, मान लेता हूं, और मानने का अधिकार भी है क्योंकि हम चीजों को काफी बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। अभ्यास ट्रोपेक्स क्या है भाई? अभ्यास ट्रोपेक्स, इसी के बारे में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, यह द्विवार्षिक अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके निकटवर्ती जल में आयोजित किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है कि जो अभ्यास ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है वो नियमित रूप से 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है इंडियन ओशन में। तीसरा, इसमें भारतीय नौसेना, उसकी सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी, और भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल, इनकी इकाइयों की भागीदारी शामिल है। मतलब कि जो अभ्यास ट्रोपेक्स है ये पूर्ण रूप से भारतीय सेना का अभ्यास है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं और उसके साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल, ये चारों मिलकर के अभ्यास करते हैं। ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट हो गए, कौन सा कथन सही है। अब अभ्यास ट्रोपेक्स के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर करने में कंफर्टेबल होंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मिस कर जाएंगे। मिस करना नहीं है लेकिन, ठीक है, क्योंकि बड़ा कीमती एग्जाम होता है। एक एग्जाम मिस करने का मतलब 2 साल बर्बाद। पिछले 1 साल आपने तैयारी किया, मेहनत किया,
और फिर अब आगे 1 साल और पढ़ना। इसलिए गलती रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए खूब मेहनत करिए। आइए अब जान लेते हैं कि भाई ये क्या है। ये देखिए ये उसी एक्सरसाइज का फोटो है जिसमें यहाँ पर ही आपको इंडियन नेवी के कुछ वेसल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपको एयरफोर्स के, इधर एयरफोर्स के विमान दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। इसी के साथ इसमें कुछ कोस्ट गार्ड वाले भी होते होंगे, ये कोस्ट गार्ड वाले भी होंगे। अब कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, ये सभी चारों मिलकर के संचालित करते हैं। ये देखिए यहां पर कि ये द्विवार्षिक होता है, 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो नौसेना की संचालन क्षमता है उसको जज करना और उसको और अपडेट करना, क्योंकि यह समुद्री अभ्यास है। तो समुद्र में जो भी इंडियन नेवी की कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने में और जो हमारी सेनाएं हैं वह उसको कहां हेल्प कर सकती हैं, ये इसमें जजमेंट देखा जाता है। इसीलिए इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल, ये सभी मिल करके इसमें इस एक्सरसाइज का संचालन करते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व किसका होता है? इंडियन नेवी का, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है तो हमें पता ही चल गया कि भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों का परीक्षण करना, ठीक है। इसे इंडियन ओशन और उसके आसपास का जो समुद्र है उसी में इसको संचालित किया जाता है। तो अभ्यास ट्रोपैक्स के बारे में, ट्रोपैक्स को कई चरणों में आयोजित किया जाता है और तटीय रक्षा अभ्यास जैसे सी विजिल, त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास, एम्फेक्स, ये सभी जो अभ्यास हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि अभ्यास सी विजिल किसका है, अभ्यास सी विजिल ट्रोपैक्स अभ्यास का ही एक पार्ट है, तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से आपको इतनी जानकारी मिल गई। अब इसे आप प्रश्न का उत्तर करने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या है कि यह द्विवार्षिक अभ्यास, द्विवार्षिक ही है, हिंद महासागर क्षेत्र और इसके निकटवर्ती जल में आयोजित किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। इसमें भारतीय नौसेना के सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयों की भागीदारी भी शामिल है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो आगे से अगर अभ्यास ट्रोपैक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप अपडेट रहेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका कोई भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर के। अगला प्रश्न है ओजोन सागर के बारे में। देखिए आजकल टर्की के आसपास का रीजन बड़ा चर्चा में रहा है बहुत सारे कारणों से, चाहे वो कोई युद्ध हुआ हो जिसमें कि टर्की के आसपास जो भी माहौल रहा है, आप सभी जानते हैं कि रोमानिया के साथ साथ उस क्षेत्र में काफी तनाव रहे हैं। टर्की स्वयं एक बड़ा केंद्र रहा है कि भारत का विरोधी माहौल वहां से संचालित रहा है। और तीसरा कारण है कि टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। तो इन सब कारणों से तुर्की के आसपास का रीजन काफी चर्चा में है। तो वहां के बारे में जितनी भी बेहतर गहन मैपिंग कर सकते हैं आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अजोव सी के बारे में यह प्रश्न है, यह एक उथला जलाशय, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संकीर्ण और उथले पानी केर्च जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। इससे केर्च जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है कौन? अजोव सागर। सेकंड, यह कैस्पियन सागर से वोल्गा डॉन नहर के माध्यम से मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग है। इसका मतलब है कि ओजोव सागर कैस्पियन सागर से किससे जुड़ता है? वोल्गा डॉन नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा, अजोव सागर अपने छोटे आकार के बावजूद कई दृष्टिकोण में एक अद्वितीय खारा जल निकाय है, मतलब यहां पर जल जो पाया जाता है वो खारा पाया जाता है। चौथा, यह सागर रूस के लिए तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पांचवा, अजोव सागर में प्रवेश करने वाली नदियों के डेल्टा मुख्य रूप से बड़ी नदियों जैसे डॉन और
कुबन है, ये नदियां वहां पर गिरती हैं। अब कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है। अब आप लोग खुद से भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुछ जानकारी आप अपने से भी देख सकते हैं। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। आइए ओजोसी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है सी ऑफ ओजो। ये काला सागर से किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रेट ऑफ क्रेच से। क्रेच स्ट्रेट के माध्यम से जो सी ऑफ ओजो है वो काला सागर से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है, खूब बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को। अब ये सी ऑफ ओजो क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी यहां पर बहुत अधिक गहमा गहमी है। देखिए सी ऑफ ओजो के एक साइड में रसिया है और दूसरे साइड में इधर देखिए यूक्रेन है, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों देशों के बीच में है, इसीलिए यह बहुत ज्यादा ही चर्चा में है, सी ऑफ ओजो, ठीक है। अब ब्लैक सी से सी ऑफ ओजो को कौन जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ केर्च। तो ये केर्च स्ट्रेट जो है यह भी आपको याद होना चाहिए। पूरी चीजें तैयार होनी चाहिए, रूस यूक्रेन के आसपास का हो, तुर्की के आसपास का रीजन हो, ये सब मैपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपके पास हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सी ऑफ ओजो के आसपास के कुछ देशों के बारे में है। तो पहला तो कि यह सिर्फ दो ही देश हैं, यूक्रेन और रसिया, इन्हीं दोनों देशों से सीमा बनाता है। बाकी ये ब्लैक सी है, ये काला सागर है। काला सागर से कौन कौन देश सीमा बनाते हैं तो ये भी देख लीजिए। काला सागर से सीमा बनाने वाले देश रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है, और जॉर्जिया है तो इधर जॉर्जिया। तो इतने देश काला सागर से भी सीमा बनाते हैं। तो ये देश भी आपको याद रख लेने हैं कि काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ब्लैक सी से सीमा बनाने वाले देश याद कर लीजिए, ये सारे देश याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। अब आइए प्रश्न को आगे देखते हैं। कुछ जानकारी कि पूर्व में इसके रूस में और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन से घिरा है, दो देश है, तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। वोल्गा डॉन नहर के माध्यम से कैस्पियन सागर से मध्य एशिया के महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग है। अब यहाँ पर चूंकि कैस्पियन सी का मैप हम ऐड नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ कैस्पियन सी का एक मैप ऐड करना चाहिए था, इधर मैप हो जाता, इधर हो जाता, और यहां से सी ऑफ ओजो किससे जुड़ा हुआ है? वोल्गा डॉन नहर के माध्यम से कैस्पियन सागर से भी जुड़ा हुआ, ये याद कर लेना है पूरा, ठीक है। ओजो सागर और कर्स जलडमरू मध्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। कर्स जलडमरू मध्य आप लोगों ने देख लिया मैप में, ये जो जलडमरू मध्य है, इसके पहले देख लिया था, स्पष्ट था। ये जो जलडमरू मध्य है, ये कर्स जलडमरू मध्य दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सी ऑफ ओजो से ब्लैक सी में जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तो मैप आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये ध्यान रखना है कि रूस और यूक्रेन के बीच या फिर ब्लैक सी में जाने के लिए यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां पर कुछ प्रमुख नदियां गिरती हैं जो कि आप लोगों को देख लेने हैं। आगे है कि काला सागर की परिधि में ही यह माना जाता है कि यह काला सागर का ही एक छोटा पार्ट है। हालांकि यह अलग इंडिपेंडेंट इकाई हो गया है, लेकिन यह पहले काला सागर का ही पार्ट हुआ करता था। काला सागर का जल धीरे धीरे सूखता गया तो ये एक अलग से सागर बन गया, ठीक है। पहले ये काला सागर का ही पार्ट हुआ करता। बाकी जो जानकारी है इसमें, और जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, एक जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लैक सी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां गिरती हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्लैक सी में काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताएंगे, और उसमें आप लोगों को एक बात जरूर मेंशन करना है कि क्या वोल्गा रिवर ब्लैक सी में गिरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब भाई वर्ल्ड की मैपिंग की तो इंडिया का भी मैपिंग कर लेते हैं। इंडिया का दीपोरबिल अभ्यारण्य देख लेते हैं। दीपोरबिल कहाँ है ये तो आप लोगों को पता होगा, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ये देखते हैं। दीपोरबिल पश्चिम बंगाल में मीठे पानी की अस्थायी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है।
तीसरा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल को क्या माना है कि यह पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र है। चौथा, यह आर्द्रभूमि सर्दियों में 30 वर्ग किलोमीटर तक फैलती है और गर्मियों में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर तक कम हो जाती है। मतलब यह जो आर्द्रभूमि है, जो दीपोर बिल है, यह घटता बढ़ता है। गर्मियों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है और जाड़े में बढ़ जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन, तो 4 स्टेटमेंट हो गए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो, उसके आधार पर इसका उत्तर बताइए। दीपोर बिल, चलिए यहां देखिए, बड़ा सुंदर सा मैप है दीपोर बिल का। ये जलकुंभी हैं जो कि इस दीपोर बिल में घेरा बनाए हुए हैं। जलकुंभी, आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि जलकुंभी जो है यह भारत का स्थानिक पौधा नहीं है, यह विदेशी मूल का पौधा है और यह जहां भी, अगर भारत के किसी भी जलाशय में एक बार अगर यह गिर जाता है, गलती से भी पहुंच गया, तो बहुत तेजी से फैलता है और पूरे जलाशय को घेर लेता है। भारत के जलाशयों को नष्ट करने में एक बहुत बड़े कारक के रूप में इस जलकुंभी पौधे का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए दीपोर बिल जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर तो ध्यान से देखिए, ये असम का रीजन है, असम है, ठीक है। असम में यहां देखिए जो नीचे दिख रहा है दीपोर बिल, गुवाहाटी के जस्ट सटा हुआ। तो दीपोर बिल अभ्यारण्य जो है वह पहले तो कि असम में है और दूसरा कि गुवाहाटी के निकट सटा हुआ है। ठीक है, कुछ और अभ्यारण्य है, इसके सटा हुआ ही एक अभ्यारण्य है पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, फिर ओरांग है, इधर नामेरी है, इधर डेब्रू सैखोवा है, फिर बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी असम में है इसका भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि दीपोर बिल कहां है, असम में है। ठीक है, और असम में भी गुवाहाटी शहर के एकदम नजदीक। अब इसका एक और मैप देख लीजिएगा आप लोग, यहां से ये दीपोर बिल है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि दीपोर बिल जो होता है वो नेशनल हाईवे नंबर 37 के जस्ट नीचे पड़ता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिण किनारे पर, ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तर में नहीं है, ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिण में है। तो दीपोर बिल ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिण में है। NH37 नेशनल हाईवे नंबर 37 इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। ठीक है, और नीचे से इसके दक्षिण में रानी रिजर्व फॉरेस्ट, दीपोर बिल के नीचे में रानी रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है। तो अब यह भी प्रश्न बन सकता है कि रानी रिजर्व फॉरेस्ट भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो रानी रिजर्व फॉरेस्ट भारत के असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि NH37 असम से होकर गुजरता है। पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई यहां से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी में स्थित है, उसी में सटा हुआ है। असम की अस्थायी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। गर्मियों में फैल जाता है 30 वर्ग किलोमीटर तक और सर्दियों में सिकुड़ जाता है। ठीक है, और यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। यह भी ध्यान रखना है कि असम का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है, तो असम का एकमात्र रामसर स्थल है दीपोर बिल। ठीक है, और पर्यावरण मंत्रालय ने इसको क्या घोषित कर रखा है कि यह जलवायु के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, गुवाहाटी के जस्ट निकट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्मियों में 30 वर्ग किलोमीटर तक फैलती है। यहां देखिए, तो सर्दियों में 30 वर्ग किलोमीटर तक फैलती है, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि गर्मियों में फैलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो गलत हो गया, असम में है। राज्य का एकमात्र है, सही है। जलवायु परिवर्तनशील है तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन सही है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दीपोर बिल NH नंबर 37 रानी फॉरेस्ट, रानी रिजर्व फॉरेस्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में अवस्थिति, गुवाहाटी शहर के जस्ट सटा हुआ, ये सारी जानकारी दीपोर बिल के बारे में सही है। गर्मियों में फैल जाता है, जाड़े में सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है ये बेसिकली आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की ग्राम बस्तियां,
ये आप लोगों ने जो गांव की बस्तियां बसती हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार के गांव, अब भाई ये 4 प्रकार के गांव दिए गए हैं, ये 4 प्रकार के गांव हैं, इन्हीं 4 प्रकार के गांव में से किसी एक की विशेषता बताई गई है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यह विशेषता इनमें से किस प्रकार के गांव की है। विशेषता क्या है? इस प्रकार के गांव भवन और घर एक साथ पैक्ड पाए जाते हैं, मतलब पूरा एकदम जकड़े हुए होते हैं। सेकंड, कि उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। तीसरा, चूंकि घरों और इमारतों की आबादी की मांग के जवाब में बनाया जाता है, इसीलिए उन्हें एक साथ रखा जाता है। चूंकि बहुत अधिक डिमांड होती है घरों की, इसीलिए घर बहुत सटे सटे होते हैं। चौथा, ऐसे गांव में एक ही घर में कई परिवार रहते हैं। एक ही घर में कई परिवार का मतलब कि एक अपार्टमेंट हो गया, खूब परिवार उसी में रहे पड़े हैं। तो यह अब बताइए कि यह किस प्रकार के गांव की चर्चा हुई है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और प्रश्न यह पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने अभी निकट में नहीं पूछे हैं, तो इसीलिए ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको कमेंट में ही इसका सही उत्तर आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमने जो प्रश्न पूछे हैं, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।